लखनऊ अधिवेशन हमारा क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो आप एक चीज ये हमको बताओ, लखनऊ अधिवेशन होता कब है? ये देखो यही चीज है, पहले याद तो करो, इधर जो पढ़ाया जा रहा है कम से कम उतना तो अपने दिमाग में रख लो। ठीक है, 1916 में क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन की विशेषता क्या थी बताओ हमको जल्दी से। हाँ, यहां पे दो चीजें निकल के आएंगी सामने। एक चीज क्या होगी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य क्या होगा, मुस्लिम लीग और प्लस कांग्रेस। ठीक है, इनके मध्य क्या हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। और साथ ही साथ नरम दल और गरम दल दोनों में क्या होगा, एक हो जाएंगे। ये दो चीजें लखनऊ सम्मेलन से क्या होती है, निकल के सामने आती है, जिसको हम लखनऊ समझौता जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लखनऊ अधिवेशन भी बोलते हैं। अब एक चीज ये बताओ हमको, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हाँ, अंबिका चरण मजूमदार। बस, इससे ज्यादा इसमें आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, समझ रहे हो? वही अधिवेशन, ये कांग्रेस का ही अधिवेशन तो हो रहा है ना, आईएनसी का लखनऊ अधिवेशन, ये आईएनसी का ही लखनऊ अधिवेशन है, समझ रहे हो? जो आईएनसी का लखनऊ अधिवेशन होता है जो 1916 में होता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें दो बातें निकल के आती है, जहां पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में समझौता करती है, और साथ ही साथ नरम दल और गरम दल भी क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग इस आधार पर समझौता करती है कि कांग्रेस हमारे पृथक निर्वाचन वाला जो क्षेत्र है उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि हम पृथक निर्वाचन आपका मानते हैं, ठीक है ना, तभी ये चीज होता है। अब आगे आते हैं, देखो अब आगे हम आते हैं 1917 में। कब आते हैं, 1917। और 1917 में आने से पहले हम यहां पे लिखते हैं गांधी जी का आंदोलन। गांधी जी के अरे भाई मैं बोल क्या रहा हूं, गांधी जी के शुरुआती आंदोलन, ठीक है ना, गांधी जी के शुरुआती आंदोलन। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से हमको उनका आगमन से कोई लेना लादना नहीं है, क्योंकि प्रश्न नहीं बनेगा, समझ लो। 1915 में आते हैं, और वो कल के टॉपिक में मैंने वो भी जो पीपीटी दिया उसमें मैंने लिखाया हुआ है सारा, उसमें पीपीटी में लिखा हुआ है। ये अब 17 से है, तो अब गांधी जी ने शुरुआत के जो भी क्या किए हैं, आंदोलन किए हैं, वो हमको देखना जरूरी, क्योंकि यहां से आपसे क्या प्रश्न पूछता है, शुरुआती आंदोलन। शुरुआती आंदोलन मतलब वो तीन जो आंदोलन है 1917 और 18 में जो उन्होंने किए थे उसके बारे में। शुरुआती आंदोलन कौन कौन से थे उनके, कोई बताएगा? तीन थे। एक कौन सा होता है, एक होता है 1917 में, और दो जो होंगे ये होंगे 1918 में, ठीक है ना, दोनों क्या होंगे 1918 में। ये 1918 में होता है कब, फरवरी, और ये कब होता है, मार्च, ठीक है, ये होता है, ये फरवरी है, ये मार्च, और इसकी कोई डेट एग्जैक्ट क्लियर नहीं। अब देखो यहां पे एक चीज, 1917 में जब गांधी जी का पहला वो होता है, इसको बोला जाता है चंपारण आंदोलन। क्या बोलते हैं, चंपारण आंदोलन, ठीक है, चंपारण आंदोलन। इसको क्या बोलते हैं, अहमदाबाद मिल, ठीक है, मिल आंदोलन। और इसको क्या बोलते हैं, खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन, ठीक ना, खेड़ा किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे कुछ फैक्चुअल डिटेल है जो आपको याद रखनी है। गांधी जी की शुरुआती तीन आंदोलन है, 1917 का चंपारण, 18 का अहमदाबाद, और फिर 18 मार्च में ही खेड़ा का वो, ठीक है, याद रहेगा। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इन आंदोलनों के बारे में जान लेते हैं ना, कि बैकग्राउंड फैक्ट तो लिख लिया, लेकिन अब थोड़ा सा क्या करते हैं, बैकग्राउंड भी इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं चंपारण के पास। किसके पास, चंपारण के पास। आपको जैसा पता ही है कि मैंने बताया था कि चंपारण में एक घटना थी। घटना ऐसी थी कि वहां पे एक किसानों के साथ समझौता किया गया था कि आप अपनी भूमि पे 3/20 हिस्से पे क्या करोगे, नील की बुआई करोगे। किसकी बुआई, नील की खेती करोगे, ये चीज बात वहां पे तय हुई थी,
ठीक किसान खेती करते हुए चले आ रहे थे और खेती उत्पादन होता था, उसको अंग्रेज खरीदते भी थे और वो बिकती भी थी। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते लगभग 1900 में क्या हुआ कि रासायनिक रूप से रंगों का प्रयोग करना या उपयोग करना या उसका उत्पादन किसने सीख लिया? जर्मनी ने। जर्मनी ने इस चीज को सीख लिया। जब ये चीज जर्मनी ने सीख ली तो रासायनिक रंग ज्यादा प्रयोग में आएगा क्योंकि लागत भी कम है और प्रयोग भी ज्यादा है। अलग अलग तरह से उसका प्रयोग किया जाता है, किया जा सकता था, ठीक ना। बहुत से कलर प्राप्त हो सकते थे रासायनिक रूप में। तो लोग उधर चले गए। जर्मनी ने जो शुरुआत की, उन रासायनिक रूप पे रंगों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और नील का जो उत्पादन था वो ठप हो गया। जब नील का उत्पादन ठप हो गया तो अब किसानों की भूमि फालतू पड़ी हुई। आप नील उत्पादन करोगे भी तो कोई आपका नील खरीदेगा नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं है। लोग रासायनिक नील खरीद के 2 बूंद डाले, 2 बूंद उजाला करे, कैसे गए 2 बूंद उजाला, ऐसे एक जो भी बना लो। एक ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट आता था नील का पहले ना, 2 उजाले की 2 बूंद, पता नहीं नील की क्या करेगा, पता नहीं, जो भी एडवर्टाइजमेंट नहीं याद हमको। तो ऐसे का तो वो रासायनिक है कि 2 बूंद में आप काम कर लो। लेकिन पहले क्या था? पहले आप किसी करोगे, फिर वहां से नील उत्पादन होगा, नील बनेगा, फिर कहां, फिर उसको रंगाई करवाओ, फिर जो भी चीजें हैं, बहुत लंबी प्रक्रिया होती थी और लागत भी ज्यादा हो जाती थी। इसलिए लोगों ने क्या किया कि उसको छोड़ करके रासायनिक रूप में रंगों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन बात यहाँ पे ठीक थी, कोई बात नहीं, उत्पादन बंद हुआ, हो गया, हम दूसरी खेती करेंगे। लेकिन दूसरी खेती करने तक बात सीमित नहीं रही। बात क्या था कि जो भूमियां थी, भूमि प्राप्त थी किसानों को दी गई थी कि तुम खेती करो, और वो भूमि थी बड़े बड़े लोगों की, ठीक ना, जो बड़े जमींदार लोग थे या बड़े जो भूमिदार लोग थे उनकी जमीनें थी। उसमें से कुछ तो कैसे थे? हिंदू बड़े जमींदार, और कुछ थे यूरोपीय, जिनके पास यूरोपीय के पास वो जमीन थी। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो आप, जो हिंदू वाले थे उन्होंने तो छोड़ दिया, ठीक है, बिना लगान की कि जाओ, अब उत्पादन बंद हो गया तो क्या करोगे, अपनी जाओ जो तुम्हारी जमीन है उस पर खेती करो। लेकिन जो यूरोपियों के हिस्से में जमीन थी, उन्होंने एक फायदा उठाया। फायदा ये उठाया, उन्होंने प्लान बनाया कि यार अब जब उत्पादन भी नहीं हो रहा तो एक काम करते हैं, ये भूमि इनको दें कृषि करने के लिए, इससे अच्छा है कि इनसे पहले इसमें क्या हम वसूल लें, कुछ लगान, एक्स्ट्रा लगान वसूल लें। और एक्स्ट्रा लगान के रूप में इन्होंने क्या वसूलना शुरू कर दिया? यहाँ पे यूरोपियों ने चंपारण में क्या वसूलना शुरू कर दिया, जिसको बोला गया यूरोपियों द्वारा गलत तरीके से अववाद। अववाब एक तरह का कर होता था, अववाब वसूलना शुरू किया, ठीक है ना। अब देखो, अपनी जमीन भी नहीं मिल रही है और जमीन लेने के लिए हम पहले क्या दें आपको? पैसा दें। पहली बात, हमारा नील जो उत्पादन किया वो नील नहीं बिका, वो ऊपर से मार मारी हुई है। दूसरी बात, अब नील के साथ साथ अब आप हमसे पैसा भी मांग रहे हो दूसरी खेती करने के लिए, तब कैसे किसान का काम चल पाएगा? वैसे भी किसान उस समय भुखमरी, अकाल, इन सारी चीजों से जूझ ही रहा था, अंग्रेज लूट ही रहे थे। अब आप क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। मुगल काल में कुछ टैक्स आए, कुछ कर ऐसे होते थे जो नियमित कर होते थे, नियमित कर जो लगना ही लगना है, समझ रहे हो ना, वो कर आपको लगते ही थे। और कुछ ऐसे कर होते थे जो परिस्थिति के अनुसार लगते थे, जब उनकी जरूरत पड़ती थी। तो जो परिस्थिति जन्य कर होते थे, परिस्थिति के अनुसार लगने वाले कर होते थे, उनको बोला जाता था अबवाब। क्या बोला जाता था? अबवाब। तो ये अबवाब हम क्यों यहाँ पे लिखे हैं? क्योंकि यूरोपियों ने अबवाब वसूलना शुरू कर दिया। अबवाब कैसे वसूलेंगे? जब नील की खेती बंद होगी तो एक परिस्थिति उत्पन्न हुई, कारण था, परिस्थिति जन्य कारण है ना, तो अब बोलेंगे कि अबवाब दो, तब अपनी खेती को ले जाओ, मना नहीं कर रहे हैं। तो अबवाब जब वसूला जाएगा तो किसान गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि अबवाब देने की हालत में तो वो है ही नहीं है कि आपको क्या करें, दे पाए अबवाब। तो इसीलिए क्या करते हैं, उसमें से चंपारण से एक व्यक्ति रहते जिनका नाम रहता है रामचंद्र शुक्ल। वो गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी से मिलने के बाद उनको बिहार चंपारण में क्या करते हैं, बुलाते हैं कि आप आइए और यहाँ की स्थिति को देखिए। और गांधी जी यहाँ 17 में आते हैं। 17 में आते हैं तो लोगों से मिलते हैं, देखते हैं सारी चीजों को, और देखने के बाद उनको पता चलता है कि यहाँ पे हालत क्या है, बहुत खराब है। जब हालत बहुत खराब है, इस चीज को देखते हैं, तो फिर एक कमेटी का गठन करते हैं और यूरोपीय लोगों से भी क्या करते हैं, कमेटी गठन करने की बात बोलते हैं कि कमेटी को आप क्या करो, गठन करो। फिर आगे गठन होती कमेटी ये रिकमेंडेशन देती यूरोपियों को कि आप लोग क्या करो, ऐसे चीजें आप ना करो और सीधा जो जमीनें हैं वो किसानों को प्रदान कर दी जाए। ऐसे करके एक तरह से जो किसानों के हित में था वो उनके फेवर में फैसला आ जाता है। वहां से चंपारण आंदोलन सफल हो जाता है। सीधा सीधा बात, जो किसानों के हित की बात वहां पे उठाई जाती है, वहां पे आंदोलन सफल हो जाता है। सिर्फ इतना है चंपारण में, जो पीछे कहानी में पूरी कहानी भी आपको नहीं बता सकता हूं डीप में जाके, अपने पास इतना टाइम नहीं है।
ठीक है, तो मेन आपको याद क्या रखना है, यहां पे याद रखना है चंपारण आंदोलन किससे संबंधित, गांधी जी। यहां पे आके गांधी जी से कौन मिलते हैं, गांधी जी से आकर रामचंद्र शुक्ल मिलते हैं। कौन मिलते हैं, रामचंद्र शुक्ल मिलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसलिए याद रखना, कोई पूछ लेता है कि चंपारण विद्रोह में जब चंपारण आंदोलन हुआ तो गांधी जी को चंपारण में बुलाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आप क्या बताओगे, रामचंद्र शुक्ल थे। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। मिलने वाली जगह, वो सम्मेलन चल रहा था उस टाइम पे, सम्मेलन कहां चल रहा था 2017 वाला, 17 सम्मेलन जहां पे था, वहीं पे गांधी जी उनसे मिलते हैं, गांधी जी से मिलते हैं, क्योंकि गांधी जी को बहुत ज्यादा वो जान नहीं रहे होते हैं। बस बात ये होती है कि गांधी जी जब भाषण देने आते हैं तो गांधी जी अपना भाषण दे, वो पहला अपना भाषण दे, मुझे उस दिन बताया था मैंने, एग्जैक्ट मुझे डेट जगह नहीं याद आ रही कहां पे मिलते हैं, लेकिन वो भाषण जब दे रहे होते हैं तो रामचंद्र शुक्ल उनको देखते हैं और देख करके उनके भाषण से रामचंद्र शुक्ल प्रभावित हो जाते हैं। और पहले भाषण में गांधी जी को कोई सुन भी नहीं रहा होता, लेकिन रामचंद्र शुक्ल क्या करते हैं, वो उनको बहुत गौर से सुनते हैं और उनको लगता है कि इनके अंदर क्या एक क्षमता है जो सुधार कर सकते हैं। उसी में गांधी जी से उनकी मुलाकात होती है। मुझे जगह का नाम एग्जैक्ट पता है, अगर आपको पता हो तो बताएं। हाँ, जहां पे भी रहा हो, वो वाला नहीं, एक समितियों का, बाद में क्या हुआ ना कि मेन अधिवेशन के अलावा कुछ समितियों का अधिवेशन भी शुरू हो गया था अलग अलग जगहों पे। आप देखोगे आगे चल के कांग्रेस का अधिवेशन साल में 2-2 बार भी होने शुरू हो गया था, वो दूसरी चीज है वहां पे। और इतना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पूछता कहां पे मिलने गए थे। ठीक है, और पूछ भी लेगा तो देख लेना एक बार, गूगल सर्च मार लेना, मुझे जगह याद नहीं है। बात यही है कि मेरे दिमाग में वो चीज अभी नहीं है, बाकी मैं आपको बता दिया होता। अब आगे आते हैं, यहाँ पे 1918 की बात है, फरवरी। अब एक आंदोलन यहाँ पे सक्सेस हो गया, गांधी जी की प्रसिद्धि बन गई थी। अब लोग क्या करना शुरू कर दिए, अब गांधी जी, अब ये दोनों घटनाएं कहां की हैं, ये दोनों घटनाएं कहां की रहेंगी, गुजरात की। ये दोनों घटनाएं गुजरात की। और चंपारण कहां पे है, चंपारण कहां पे है, बिहार में। तो वो बिहार की घटना है, ये गुजरात की घटना। ठीक है, अब याद रखो, यहाँ पे गांधी जी खुद गुजरात से हैं, आपको पता ही है। अब यहाँ पे गांधी जी की प्रसिद्धि भी एक तरह से हो चुकी है, लोग इनको जानना भी शुरू कर दिए भारत में। इससे पहले भी ब्रिटिश तो गांधी जी से परिचित थे ही, क्योंकि गांधी जी इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में भी आंदोलन का नेतृत्व कर चुके थे, तो ब्रिटिश परिचित थे। अब धीरे धीरे भारतीय जनता भी गांधी जी को अच्छे तरीके से जानना शुरू कर देगी। घटना आएगी अहमदाबाद मिल आंदोलन की। ये घटना क्या है, इसको भी आप थोड़ा सुन लो, इसका पीछे का बैकग्राउंड। बात क्या है कि 1917-18 की बात है, वहां पे प्लेग उस टाइम पे क्या था, फैला हुआ था। और प्लेग फैला हुआ था तो जो मिल के मालिक थे, उन्होंने एक चीज बोली थी कि जो प्लेग के टाइम पे मिल में काम करेंगे उनको कंपनी क्या करेगी, मिल एक्स्ट्रा बोनस दिया करेगी, बोनस देगी, और ताकि आप मिल में काम करो। तो लोगों ने मिल में काम करना शुरू किया, लोग मिल में काम कर रहे थे। होता क्या है कि जब प्लेग समाप्त हो जाता है, तो प्लेग समाप्त होने के बाद फिर मिल मजदूर मिल मालिक एक चीज डिसाइड करते हैं कि अब जो प्लेग बोनस दिया जा रहा था, वो प्लेग बोनस अब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब वो प्लेग बोनस आपको मिलेगा नहीं। जब ये चीज डिसाइड होता है तो मजदूरों को बड़ा बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है कि जब तक आपका वो था मरने के लिए, तुमको आप भेज दिए, हम कुछ नहीं बोले। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि अब प्लेग बोनस ही नहीं मिलेगा, अब प्लेग बोनस बंद कर दोगे। और उस समय अकाल से लेकर के हर एक चीज चल रही थी, और किसानों की स्थिति और मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो वो स्थिति ऐसी नहीं थी कि कैसे वो सरवाइव करें, तो उन्होंने इसके खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह। और विद्रोह में गांधी जी को शामिल किया, अपनी बात को बताया। गांधी जी वहां पे पहुंचे, फिर बात वहां पे चली, बात आगे बढ़ी। बात में बात ये निकल के आई कि ये लोग 50% प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने कहा नहीं, 50% बहुत ज्यादा है, एक काम करो 35% पे करते हैं डील। तो 35% पे क्या होते हैं, मजदूर मान जाते हैं कि ठीक है 35% ही आप दिला दो, जो भी मिले उतना ही सही, कम से कम कुछ तो मिले जिससे हम सर्वाइव कर पाए। तो वो मान जाते हैं कि ठीक है 35% पे जो मिल रहा है ठीक। लेकिन जो मिल मजदूर थे, मिल मालिक जो थे, वो इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो पहली बात देने के लिए ही नहीं तैयार थे कि हम देंगे नहीं देंगे। चलो ठीक है, जब देने के लिए नहीं तैयार थे, फिर कमेटी वगैरह बैठाई गई, ऐसे ही बातें चली, और वहां से जो मिल मालिक थे वो मान गए कि चलो ठीक है हम बोनस देंगे। लेकिन कितना देने के लिए माने, 20%। बोले कि 20% हम सिर्फ बोनस देंगे, इससे ज्यादा बोनस नहीं दें। इससे गांधी जी क्या हो जाते हैं, गुस्सा, उनको नाराजगी होती है कि हम इतना आंदोलन चल रहे हैं, आपसे डिमांड कर रहे हैं, प्रेम से मांग रहे हैं, बातें रख रहे हैं, और आप चीजों को माने। आप सरकार हो तो सरकार होते हुए आपका फर्ज बनता है, सरकार से भी रिकमेंड करेंगे ना ये चीज, कि आपका फर्ज बनता है कि आप जनता के हित सोचो। जब स्थितियां खराब हैं, नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाए, तो आपको उनके हित के लिए काम करना चाहिए। आज भी सरकार नहीं करती क्या, नई नई योजनाएं चलाती है, सब्सिडी देती है ना,
अकाउंट में पैसे भेज देती है 15-15 लाख रुपए। तो वो नहीं यार, ऐसी बात ना, मुझे तो मिला था। क्यों यार ऐसी बात, ऐसी बात, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ऐसी बातें वहां पे वो करना शुरू करेंगे। बोलेंगे आपका फर्ज है कि आप सरकार होते हुए सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करो। जब नहीं करते हैं तो गांधी जी एक प्लान बनाते हैं, वो बोलते हैं कि मजदूरों से ये बोलते हैं कि एक काम करो, अब तुम लोग क्या करो, सीधा हड़ताल पे चले जाओ। कहां पे चले जाओ, हड़ताल पे। और इनको बोलते हैं कि हड़ताल पे जाओ। अहमदाबाद मिल के जो मजदूर रहते हैं उनको हड़ताल करने के लिए रिकमेंड करते हैं, और ये लोग कहां पे चले जाते हैं, हड़ताल में। इसीलिए बोला जाता है गांधी जी की पहली हड़ताल कहां पे हुई थी, किस आंदोलन में हुई, तो आप क्या बताओगे? अहमदाबाद आंदोलन में गांधी जी ने अपनी पहली हड़ताल को प्रोत्साहित किया था। यहां से वो पहली हड़ताल शुरू करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, हड़ताल पर जाने के लिए बोलते हैं, हड़ताल पर जाने के लिए। किसको कहा, मजदूरों को कहा। अब यहां ये मैं सोच लेना कि किसको बोल दिया, ठीक है। मिल मालिकों को हड़ताल पे जाने के लिए बोल दिया, ये ऐसी चीज नहीं, मजदूरों को जाने के लिए बोला, ठीक है। अब इसके पीछे कहानी क्या है, आप लोग थोड़ा बहुत याद रखना, जो कहानियां हैं इसको याद रखना है। कितने % की बात हुई थी यहाँ पे, कितनी, 50 की बात हुई थी, 50 की बात हुई। 50 में 35 कौन बोल रहा था, गांधी जी बोल रहे थे, ठीक है ना। और 20 कौन बोल रहे थे, मिल मालिक। कौन बोल रहे थे, मिल मालिक। अब ये चीजें क्या लगेगी, सही नहीं लगेगी। किसको नहीं सही लगेगी, गांधी जी को। और फिर गांधी जी कहां बोलेंगे, कहां जाओ, हड़ताल करने के लिए चले जाएंगे। 50% की मांग थी तो 35 ये बोल दिया, अरे चलो 30 तो बोल दिए होते ना, तुम्हारा ना हमारा, 35 नहीं 30, ठीक। आगे यही रिकमेंडेशन भी आएगा कि ठीक है 25-30 कर लेते हैं, फिर रिकमेंडेशन चलेगा आगे। अरे देखो, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य का आग्रह करना, समझ रहे हो। और एक चीज तुम लोग पहले ये चीज यहाँ पे नोटिस कर लो, यहाँ पे हम इन शब्दों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर इन शब्दों को आपको पढ़ना है तो बगल में जब क्लास चलेगी वहां पे, तो वहां पे आप पढ़ना, हम आराम से एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कुछ अपनी एक सीमा होती है क्लास, मुझे कुछ बताने में कोई दिक्कत है। सत्याग्रह, सत्याग्रह का संधि विच्छेद करोगे, सत्य का आग्रह करना। यहाँ पे आपसे बातें रखी जाएगी कि भाई हम आपसे जो हमारा उचित चीज है, उस चीज की हम आपसे आग्रह कर रहे हैं को उनको प्रदान किया जाए, ठीक है। अगर आप प्रदान नहीं करोगे तो हम इसी तरह बैठे रहेंगे। इनके हर एक नियम में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता था। हड़ताल में भी ये अहिंसा ही वादी होते थे, तो वहां पे भी सत्य का आग्रह ही करना होता था। समझ लो ना बात को, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। हड़ताल में भी क्या होगा, हड़ताल में सिर्फ भूखे प्यासे सत्य की आग्रह करेंगे कि हम अपना वो मांगेंगे, लेकिन हम हड़ताल करेंगे। दो तरह की हड़ताल, एक तो नॉर्मल हड़ताल, फिर दूसरी भूख हड़ताल ना। एक हड़ताल ऐसी होगी काम पे ही नहीं जाएंगे, एक हड़ताल होगी कि भूखे रह के काम पे नहीं जाएंगे। और बताओ, तो अब जब गांधी जी भूख हड़ताल करते हैं या गांधी जी उपवास पे चले जाते हैं, तो ब्रिटिश के दिल के दौरा पड़ जाता है। क्या ऐसा ना हो कि गांधी जी कहीं भूख के कारण मर गए और बात ना सुनी गई तो पूरी जनता हमको उठा उठा पटना शुरू कर देगी, क्योंकि गांधी जी बहुत ज्यादा वो हो गए थे ना। गांधी जी से लोगों का जुड़ गया था लगाव। गांधी जी को कुछ हो जाएगा तो जनता फिर ब्रिटिश को नहीं छोड़ेगी। इसलिए आप देखोगे कि गांधी जी को आगे गिरफ्तार भी किया जाएगा। जब 1922 में वो आंदोलन खत्म होगा, 12 फरवरी खत्म कर देते हैं, फिर 10 मार्च को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसके बाद इनके ऊपर केस चलता है। केस चलने के बाद 6 साल की इनको सजा होती है, लेकिन 5 फरवरी 1924 को उनको छोड़ दिया जाता है। सिर्फ 2 साल के अंदर बोलते हैं जाओ ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब बताओ, तबीयत खराब हो जाती, ठीक है जेल में बंद रहो, हमसे क्या मतलब है। क्योंकि पता है तबीयत खराब होती हुई अगर जेल में इनकी मृत्यु हो गई तो जनता इनको छोड़ेगी फिर नहीं। समझ रहे हो ना बात को। इसीलिए ये सोचते हैं कि नहीं भाई गांधी जी को कुछ ना होने पाए। वो बाद में, पहले तो गांधी जी को उन्होंने सर पे चढ़ाया, सोचे हाँ गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दी, ऐसी चीजें हुई। जब जान गए कि नहीं गांधी जी अब सर पे चढ़ाने लायक नहीं है, तो आप उतार भी नहीं सकते। उतार देंगे तो जनता नहीं उतारने देगी, अब तो चढ़ाए हो सर पे तो चढ़ाओ, ठीक है। गांधी जी दिमाग से खेल खेल गए। अब खेड़ा में कोई कहानी नहीं, खेड़ा किसान विद्रोह था। यहां पे भी किसान ऐसी चीजें थी कि देखो, आपको एक चीज मैंने अभी बताया कि जब किसानों की स्थिति खराब हो तो सरकार का फर्ज बनता है कि उसको दे, ना कि उससे ले। खेड़ा में भी यही कहानी हुई। गुजरात का खेड़ा है। खेड़ा में किसान आंदोलन इसीलिए लड़ा गया क्योंकि वहां पे वो सूखा वाली स्थिति थी और लगान देने की स्थिति में किसान नहीं थे। और लेकिन सरकार क्या कर रही थी, उनसे लगान जबरदस्ती वसूल रही थी। खेती बर्बाद हो गई थी उस टाइम पे,
लेकिन सरकार जबरदस्ती लगान की डिमांड कर रही थी। ये चीज गांधी जी को पता चलती है तो गांधी जी फिर रिकमेंड करते हैं सरकार से कि भाई ये बातें क्या है, गलत है, सरकार पैसा दे बल्कि ले नहीं। बाद में सरकार इस पे फिर बात कर चलती है, बहस चलती है, सरकार बोलती है कि ठीक है, और आंदोलन चालू कर देते हैं गांधी जी, आंदोलन तुरंत चालू कर देते हैं, ठीक है ना। आंदोलन जब चालू कर देते हैं तो इधर सरकार बातों को सुनती है, फिर सुनने के बाद एक चीज डिसाइड करती है कि ठीक है कोई बात नहीं, स्थिति क्या है, बहुत खराब है, यहाँ का जो लगान है वो 2 साल तक के लिए क्या किया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है, 2 साल अब आपसे लगान नहीं ले। जब ऐसी बात गांधी जी सुनते हैं तो उन्होंने वही टाइम पे आंदोलन को समाप्त फिर कर दिया कि अब बात क्योंकि मान ली गई बात, तो यहाँ पे जबरदस्ती लगान वसूला जा रहा था, जबकि लगान देने की स्थिति में ये लोग नहीं थे, समझ रहे हो। और तब इसको ये बात आती है कि भाई लगान को 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है और इससे फिर आंदोलन वहीं पर समाप्त हो जाता है। ये गांधी के शुरुआती 3 आंदोलन है। इन 3 आंदोलनों के द्वारा ही गांधी ने क्या किया था, अपनी एक छाप पूरे ब्रिटिश भारत के अंदर छोड़ दी। भारतीय लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग थे उनको ये सब चीजें नहीं लग रही थी, नहीं ऐसी लग रही थी, बिना कोई मरे, बिना किसी को हताहत हुए, और सरकार से आपने कोई चीज क्या की, अपनी बात को मनवा ली। बहुत बड़ी बात होती है जो आपकी कभी कोई एक बात ना सुने। एग्जाम्पल मान लो यहीं पे कोई लोग बैठे हो, यहाँ पे 2 लोग बैठे हो, और पता है कि आप कभी किसी की बात ही नहीं सुनते हो, ठीक है, ये लोग पता है कि आपके पास बहुत पावर है, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनते हो। लेकिन जब कोई एक व्यक्ति आए और आपसे ही सारा काम करवा ले, काम की बातें निकलवा ले लोगों के लिए, तो लोग आपसे क्या होंगे, जो काम लोग हमसे प्रभावित हो जाएंगे ना। मान लो मैं ही आया, मैंने आपसे काम निकलवा लिया, तो लोग क्या होंगे कि अरे यार मतलब इसके पास पकड़ है, पहुंच है या कुछ है। ग्रामीण जनता तो यही जानती है ना कि पकड़ है, पहुंच है, उसको इतना ही बहुत है, बहुत बड़ी बात। चाचा विधायक, ठीक है, कमेंट है किसी का? उड़ोगे हमारी नींद अगर तो हम चैनो सुकून भी छीन लेंगे, अभी तो सिर्फ आग बरसी है आसमां से, दोबारा आंख दिखाए तो जमीन भी छीन लेंगे। हाँ, तुम लोग भी लाइव आ जाओ। जो भी है, जैसा भी है, अच्छा है। यहाँ पे चलो, यहाँ पे तो ये चीजें थी क्या, शुरुआती आंदोलन। यहाँ के शुरुआती आंदोलन के बाद अब घटनाएं हम लोग कहां चल, क्योंकि गांधी जी के शुरुआती आंदोलन हमको देखना था। अब हम लोग चलते हैं एक जगह पे, एक जगह पे चलते हैं, उसका नाम है 1917 में एक घोषणा आती है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा, ठीक है ना। पहले उसको देख लेते हैं, उसमें कुछ बातें थी। 1917 में होती है घोषणा, 1917। नहीं नहीं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या हो गई, ये होगी घोषणा, याद रखना। और मैं आपसे पूछ सकता है एक प्रश्न कि सर्वप्रथम किस अधिनियम में उत्तरदायी सरकार की बात की गई थी? प्रश्न ये पूछ, उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात। उत्तरदायी मतलब होता है कि अब सरकार जवाबदेह होगी चीजों को, बताएगी, कोई भी काम कर रही है, कुछ भी कर रही है तो कम से कम बताए। अब कोई भारत के यहाँ आप काम कर रहे हो, बिना कुछ भी कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है भारत से, तो ऐसी चीजें नहीं होगी, आपको इन सारी चीजों को रिकमेंड करना है। उत्तरदायी सरकार, समझ रहे हो ना। उत्तरदायी मतलब यही होता है कि आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, होता नहीं कि इस चीज के लिए उत्तरदायी कौन है, हम है। कुछ भी काम अब आप करोगे तो आप बोलो कि हाँ आपकी गलती है, क्योंकि आप ही लूट रहे हो, आप सरकार चला रहे हो, तो एक्सेप्ट करो ना कि आपके कारण ही क्या हुआ, ये चीजें नहीं हुई। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, सरकार आप चला रहे हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन करता, ऐसे तो नहीं है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। तो उत्तरदायी सरकार की बात यहां पे सबसे पहले की जाती है। यहां पे एक चीज हमेशा आप लोग को एक दिक्कत रहती है, मैं बता देता हूं। अब आगे आपको दो दो ऐसे ही मिलते चलेंगे, जैसे एक आता है मार्ले मिंटो सुधार, फिर आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो यहाँ पे जो मार्ले मिंटो को हटाओ, यहाँ पे अभी मॉन्टेग्यू है, ये पता है कौन था, ये था भारत राज्य सचिव। कौन था, भारत राज्य सचिव, या भारत सचिव इसको बोला जाता था। ये क्या होता था ना, ये 1858 का जब क्राउन का शासन आ गया तो वहां पे कुछ चीजें आई थी कि अब भारत में एक सचिव की पद की नियुक्ति की जाएगी, जो क्या करेगा, गवर्नर जनरल जो है, जो वायसराय है,
उसके कार्यों की समीक्षा करेगा, उसकी बातों को भी देखता रहेगा। तो इसी तरह आगे कुछ ऐसे एक्ट आए जहां पे भारत सचिव भी रिकमेंड किया गया और चेम्सफोर्ड ने भी, ये चेम्सफोर्ड कौन था इस समय पे? वायसराय। वायसराय यही रहता है ना, क्या आएगा? वायसराय। ये 16 में वायसराय बन जाता है, 21 तक वायसराय रहता है। 21 के बाद वायसराय कौन बनता है? कैप्टन। इसका क्या नाम था यार, रीड करके कुछ नाम है ऐसे, रीडिंग। हाँ, क्या नाम था? रीडिंग। रीडिंग आता है, क्या बनता है? वायसराय। लॉर्ड रीडिंग क्या बनता है? वायसराय बनता है। तो वहां पे याद रखना है आपको, ये वायसराय है इस समय पे, और यहाँ पे एक घोषणा आती है। इस घोषणा में बात क्या बोली जाती है? उत्तरदायी, पहली बार, यहां पे लिख लो, पहली बार उत्तरदायी सरकार की बात। उत्तरदायी सरकार मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक ना? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब ये होगी कि सरकार भी जिम्मेदारियों को अब लेगी, अपने ऊपर बातें लेगी, बताएगी कि भाई हम ये चीजें किए, हाँ जिम्मेदारी हमारी है, पुल टूटा तो जिम्मेदारी हमारी है, एक दूसरे के ऊपर वो चीजें नहीं उंगली उठाएंगे। अगर धन का शोषण हो रहा है, यहाँ पे गरीबी आ रही है भारत में, तो उत्तरदायी कौन होगा? सरकार होगी, क्योंकि आप शोषण कर रहे हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे याद रख लो। फिर आगे यही घोषणा जो है ये 1919 का क्या लेगी? अधिनियम का रूप लेगी। क्या बनेगा? 1919 का एक्ट आएगा, ठीक ना? नहीं नहीं, इसी को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 का एक्ट जिसको बोला जाता है, समझ रहे हो ना? ये आगे अभी 17 में घोषणा हो जाती है, 1919 में एक्ट बन जाएगा, ठीक है? तो एक्ट में कुछ दो बातें और निकल के आती है। एक तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहेगा, उत्तरदायी सरकार की बात रहेगी। दूसरी बात क्या निकल के आती है? दूसरी बात निकल के सामने आती है, अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति को पृथक निर्वाचन की बात थी। किसको? एक वर्ग को, मुस्लिम को। अब इस पृथक निर्वाचन में सिखों को भी क्या कर लिया जाएगा? शामिल कर लिया जाएगा। तो आप देखो, मुस्लिम के अलावा, मुस्लिम के साथ साथ, ठीक है, मुस्लिम के साथ साथ यहां पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार सिखों तक कर दिया। कहां तक? तक कर दिया। ये नहीं, ये खुद ही कर देंगे, ये खुद ही करेंगे, क्योंकि इनको फूट डालना था ना। पृथक निर्वाचन का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं, पृथक निर्वाचन का मतलब नहीं समझते हो क्या? सुन लो, बता दो। समझा देता हूं, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा बस, बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है? पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन का सीधा सीधा मतलब यही है, निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन, यहां पे ये होगा कि मुस्लिम और सिख, आगे आप देखोगे हिंदुओं में दलितों को भी पृथक निर्वाचन में शामिल करने की बात उठेगी, ठीक है ना? तभी पूना समझौता होता है, पूना पैक्ट जिसको आप बोलते हो। क्योंकि जब ब्रिटिश सोचते हैं कि अब दलित भी क्या हो जाए, हिंदू से अलग हो जाएं, तो यहां पे मुद्दा उठेगा। और गांधी जी इसके जस्ट विरोधी थे, उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, दलित कभी भी हिंदू से अलग नहीं रहे। आपने सिख को कर दिया अलग, मुस्लिम को अलग कर दिया, हम एक्सेप्ट करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन दलित किसका पार्ट है? हिंदुओं का पार्ट है, समझ रहे हो? दलित किसका पार्ट है? हिंदुओं का पार्ट है, और उनके लिए कोई पृथक निर्वाचन अलग से नहीं होगा। और ये चीज हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए गांधी जी अनशन पे भी चले जाएंगे, अनशन पे बैठ जाते हैं वहां पे, ठीक है? आप देखोगे, क्योंकि गांधी जी को एक चीज पता थी, दलितों को शोषण पहले से बहुत ज्यादा होता चला आया था, ठीक है? लेकिन अगर एक चीज नोटिस किया जाए यहाँ पे, अभी जब साथ में है तब शोषण हो रहा है, समझ रहे हो बात को ना? जब साथ में है तब शोषण हो रहा है, अगर वो अपने आप को अलग कर लेंगे तब कितना शोषण नहीं होगा। कैसे समझो एग्जांपल, आज भी एक गांव होगा तो गांव में अलग अलग तरह के क्षेत्र होते हैं, ठीक ना? कहीं पे सवर्ण होते हैं, कहीं पे फिर नीचे, फिर उसके नीचे फिर दलित वाला क्षेत्र, हर तरह से इस तरह डिवाइड होता है। आप विदेश नहीं आते, मैं भी गांव से आता हूं, आप भी गांव से आते हो, हर क्षेत्रों को आप जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है? यहाँ पे अभी क्या कहानी चलती है कि किसी के पास जमीनें होती, किसी के पास जमीनें नहीं होती। वहां पे काम करने वाला लगभग व्यक्ति दलित होता है, या फिर किसान खुद ही काम करता है।
ऐसी चीजें कल चलती हैं। लेकिन अगर एक चीज आप डिसाइड करो, उस टाइम की बात है 1931 की, 1931 की 30-31 की बात है, और उस टाइम पे अगर दलितों को अलग कर दिया गया, जो कि दलित के पास अभी कोई भू राजस्व क्या बोलते हैं, भू स्थायी बंदोबस्त वाली कोई चीजें नहीं है, भूमि सुधार जैसी कोई चीजें नहीं आई थी कि उनके पास क्या हो, जमींदारी हो, उनके पास भूमि हो। अभी वो किसके ऊपर डिपेंड है? वही जो बड़े जमींदार, सवर्ण, हिंदू, इनके साथ क्या हुए, जुड़े हुए हैं। अब आप अगर उनको बोल दोगे कि इनको पृथक निर्वाचन की बात की जाए, तो पृथक निर्वाचन में दलितों को शामिल कर लिया जाए, तो वो हिंदुओं से अपने आप को क्या मानेंगे? अलग, कि हिंदू से अलग हो गए, हिंदू में वो और जो अन्य लोग हैं उनसे वो अलग हो जाएंगे दलित। जब ऐसा हो जाएगा तो अब आप सोचो, क्या वो हिंदू जिनसे आप अलग हुए वो आपको बोलेगा कि आओ मेरे खेत में काम करो? ऐसा करने देगा? वो नहीं करने देगा, बोलेगा नहीं करने देंगे काम। और बताओ, तो क्या उनकी स्थिति और अच्छी होगी? नहीं, और उनकी स्थिति खराब होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, अभी आप साथ में हो तब भेदभाव हो रहा है, जब आप अलग हो जाओगे तब आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, तब तो और भेदभाव होगा, तब तो और भेदभाव, कि तुम हमसे क्या हो, अलग हो, तुम तो अलग ही हो गए हमसे ना, तो तुम तब तो तुम्हारे साथ और भेदभाव शुरू हो जाएगा। ऐसी चीज गांधी जी को ये चीज पता था कि इससे उत्थान नहीं बल्कि क्या होगा, दलितों का पतन होगा। इसीलिए वो मिलते हैं भीमराव अम्बेडकर जी से, उनसे बोलते हैं कि ये चीजें गलत हैं, हाँ जो कमियां हैं उनमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए। दलितों की स्थिति अगर खराब है तो उनके लिए उत्थान वाले काम किए जाएं, उनको कैसे मुख्यधारा में जोड़ा जाए, उनके लिए काम करें, उनको अधिकार दिलाएं। अछूतों को, अस्पृश्य जो लोग हैं उनको क्या दिया जाए, अधिकार दिलाया जाए। तो इसीलिए बाद में आप देखोगे कि 1932-33 के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो जाता है, तो गांधी जी कांग्रेस से संन्यास ले लेते हैं, समझ रहे हो? और वो सिर्फ एक काम करना शुरू करते हैं, उस काम का नाम का हरिजन सेवा, और वो दलितों को नाम देते हैं हरिजन। ये नाम दिया हुआ गांधी जी का है। हरिजन जो शब्द है ये नाम गांधी जी ने दिया है, जिसका मतलब होता है, हरि मतलब होता है भगवान, जन मतलब होता है लोग, भगवान के लोग, नाम दिया गया हरिजन। समझ रहे हो ना? जो भगवान से जुड़े हुए लोग हैं उनको हरिजन नाम गांधी जी ने दिया, और वो हरिजन सेवक पे क्या करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। हरिजन सभा बनाते हैं, हरिजन के लिए समितियां, क्या बोलते हैं, संगठन बनाते हैं, जहां पे उनकी काम, उनके लिए काम किया जा सके, उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। लेकिन कुछ लोग तब भी गांधी जी को गाली देते रहे, तुम तो यही सोचते हैं। ठीक, बहुत से ऐसे काम है जो गांधी जी नहीं होते तो आज समाज में वो चीजें नहीं होती, समझ रहे हो? बहुत ऐसे, आज तुम्हारा संविधान की लगभग विचारधारा 60% गांधी जी की विचारधारा से चल रही है, और तभी आप सर्वाइव भी कर रहे हो। एक्सेप्ट करो इस चीज को। 75 साल तक आपके देश के अंदर अगर कोई चीज रुकी है, आपके साथ ही अलग हुआ देश, उसमें कभी भी 5 साल कोई सरकार नहीं पूरी कर सकी है, और आप लगातार पूरा करते हुए चल रहे हो, तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वहां पे गांधी जी की विचारधारा आप यहां मिली हुई है। मंडेला जैसे लोगों ने गांधी जी की विचारधारा को फॉलो करके अपना देश आजाद करवा लिया, रंग भेद की नीतियों से छुटकारा पा लिया, साउथ अफ्रीका वगैरह में। नहीं, इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखने से, किसी को गाली देने से पहले उसके चरित्र के बारे में आपको जब पता हो तब आप गाली दो, तो अच्छी चीजें लगती हैं। आए तो था, हम अपने आंख से देख। किसकी? यही बात चलती है हमेशा। कुछ क्रांतिकारी जो लोग होते हैं उनका ये मानना होता है कि भगत सिंह की फांसी वो रुकवा सकते, तो उन्होंने फांसी क्यों नहीं रुकवाया? ये बात भी सही है, वो चाहते तो फांसी को रुकवा सकते थे, और ऐसा नहीं कि उन्होंने रिकमेंड नहीं किया कि फांसी उनकी ना रुके। ये कहना गलत बात है कि उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने रिकमेंड किया था सारी चीजें। गांधी इरविन पैक्ट आता है, पता है ना, गांधी इरविन समझौता, और गांधी इरविन समझौता में कुछ बातें लिखी गई थी। बातों में एक बातें ये भी थी कि जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के कारण पकड़े गए हैं, समझ रहे हो, जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति, आपराधिक चरित्र के लोग थे और अपराध करते वक्त उनको पकड़ा गया, तो उनको सरकार छोड़ेगी नहीं। बाकी अन्य मामलों से पकड़े गए लोगों को सरकार क्या करेगी? छोड़ देगी। और जो भगत सिंह लोग जो पकड़े जाते हैं, ये क्या करते हैं? ये बम फेंकते हैं ना वहां पे जाके, तो आपराधिक प्रवृत्ति के थे, तो इनको सरकार छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं थी। और ऐसा नहीं कि गांधी जी रिकमेंड नहीं करते, तो रिकमेंड भी करते हैं कि क्या किया जाए, इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन नहीं मानते हैं। बस बात यही थी, अगर 2 दिन, क्योंकि जब फांसी वाली बात आई तो फांसी डेट से पहले ही दे दी गई उनकी, अगर वो डेट तक रुका जाता तो हो सकता था भगत सिंह छूट भी जाते, समझ रहे हो बात को। लेकिन उनको पता चला ये कि जिस डेट को फांसी होगी उस डेट तक में बहुत बड़ा विद्रोह भी हो सकता है, इनको छुड़ाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने उनके डेट से पहले उनको फांसी दे दिया गया था। ये भी तो आपको पता है ना। गांधी जी की यहाँ पे कुछ गलतियां थी कि वहां पे उन्होंने ज्यादा ही गांधीवादी रुख को अपना लिया। वही तो बोल रहा हूं मैं, और मैं क्या बोल रहा हूं।
मैं बोल क्या रहा हूं, वही चीज तो बोल रहा हूं कि नहीं देखो, कुछ कुछ चरित्र अगर आप अपनी बात किसी से मनवा रहे हो, गांधी जी के साथ आप उस टाइम पे एलिगेशन लगा देते हो, लेकिन आप, मैंने शुरू से बताया कि गांधी जी हमेशा मॉडरेट रूप में काम करने वाले थे। अगर कोई 50 रुपए किसी के ऊपर पड़ा हुआ है, जैसे वो मजबूत है, आपको पता है कि 50 रुपए अगर उससे मांगे, 2 रापट मांग के 50 भी नहीं देगा, तो गांधी जी प्लान बनाते थे कि इससे जितना निकल सके उतना निकाल ले। तो गांधी जी यहाँ पे ऐसी तो किए ना, 50% में गांधी जी बोलेंगे नहीं 35 पे मान जाओ, चलो ठीक है, और ये क्या बोलेंगे, 50 वाला कहेगा 20 ही देंगे, तो गांधी जी फिर गुस्सा करेंगे, तो बोलेंगे ठीक है, कम से कम 35 मांग रहे, 35 में तो 30 ही दे दो, इतना तो दो। और अगर यहाँ पे कुछ बातें थी जैसे उस अधिनियम में, गांधी इरविन में, तो वहां पे ऐसी ही बातें थी, अब जितना मिल रहा है उतना ही हमारे लिए क्या है, पर्याप्त है। गांधी ने इतना सोचा कि ठीक है, अब आपराधिक रूप में भी, तो आपराधिक रूप में भी सिर्फ तुमको 3 लोग दिखते हैं, कि तुमको सिर्फ 3 लोग दिख रहे हैं, भगत सिंह के साथ जो लोग जुड़े हुए थे राजगुरु सहित, तो सिर्फ आपको वही 3 दिख रहे हैं, लेकिन अगर पूरे भारत के स्तर पे देखा जाए तो कुछ नहीं, बात क्या है ना, तो आप ये चीज भी नोट करो कि अगर एक अधिनियम, अगर आज एक्ट कोई बनेगा तो उसमें सिर्फ लिख दिया जाएगा कि सिर्फ राजगुरु, सहदेव और भगत सिंह जी को हटा करके बाकी सबको फांसी पे चढ़ा, या जो आपराधिक रूप में उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस तरह अन्य लोग जो है वो भी तो क्रांतिकारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये चीज खुद उनको पसंद नहीं आती, जिनके लिए आप ब्लेम देते हो दूसरे को, ये खुद भगत सिंह को नहीं पसंद आता कि हमको बजाने के चक्कर में आपने क्या किया, अन्य लोगों को फांसी पे चढ़वा दिया, या अन्य लोगों को आपने नहीं छुड़वाया, तब तो और बुरा हो जाता ना, ये तो भेदभाव हो जाता किसी के साथ। तो वहां पे एक प्रावधान था आपराधिक रूप में, तो इसमें वो भी शामिल थे, और गांधी जी ने इसमें ज्यादा प्रेशराइज फिर नहीं किया। ये बात है कि चाहते तो एक तरह से करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से पूरा काम किया था। हर चीज का एक सीमा होती है, समझ रहे हो। अब जब कोई चीज संवैधानिक रूप में, जब कोई चीज सरकार में रह के आप सोचते हो, तब आज आप आजाद देश में रह के आजादी के रूप में सोच रहे हो, आजाद मानसिकता के साथ सोच रहे हो। आप थोड़ा पराधीन होकर सोचो, तब आपको पता चलेगा कि किसी से कुछ निकालना कितना मुश्किल होता है। अभी आपको पता नहीं कि गुलामी क्या होती है। जतिन दास लोगों ने मना कर दिया, बिना भूखों मर गए, कहा नहीं खाएंगे कुछ भी, बताओ। दूध पिलाया जाता था, बोले नहीं कुछ नहीं, माँ के दूध खिलाओ, कुछ नहीं पीऊंगा। जतिन दास के बारे में पढ़ाऊंगा, आगे आऊंगा तो वहां पे वो जब उनको जेल में बंद किया जाता है तो वो एक तरह से भूख में ही मर जाते हैं, कब बोलते हैं मुझे सरकार का कुछ भी नहीं खाना है, 1%। समझ रहे हो। तो गुलामी क्या होती है, गुलामी बहुत बड़ी चीज है, उससे पार पाना क्या है उस चीज को समझो। तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पे, वहां की जनता से पूछो, जो कि तालिबानी कोई बाहरी नहीं है, और ना उनका शोषण उतना कर रहे हैं। आज कुछ सुनाई देता है आपको, नहीं देता, लेकिन तब भी उनसे पूछो जो लोग हैं कि उनके खिलाफ नहीं जा सकते, बोल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। आप उनसे पूछो साउथ कोरिया से, साउथ ही कोरिया ना कि नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग। चाइना में तो चलो ठीक है, वो अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाने के लिए कुछ काम करती है। आज आप जो बातें बोलते हो वो एक स्वतंत्र नागरिक होकर बोलते हो, आपकी विचार आप रख सकते हो। उस टाइम पे बोलो ऐसा क्यों आजाद नहीं करवाए गांधी जी, जितना आप निकाल लो वो चीज होती थी, ठीक है। इस चीज को समझो थोड़ा सा। तो पृथक निर्वाचन क्या होता है, पृथक निर्वाचन मतलब ये हुआ कि मुस्लिम और सिख में बांट दिया गया 1919 में, पहले 1909 में, फिर 1919 में। पृथक निर्वाचन मतलब ये होता है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा, क्या होगा, जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा, कौन सा कैंडिडेट, मुस्लिम, इसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। कौन देंगे, मुस्लिम ही वोट देंगे। समझ रहे हो बात को। ऐसे ही जो सिख कैंडिडेट होंगे वो सिर्फ कौन इनको वोट देंगे। क्या अभी ऐसा है। अब जब वो दलित को पृथक करने की बात करेंगे तब आप बताओ, मतलब दलित कैंडिडेट को सिर्फ कौन वोट देंगे, दलित। समझ रहे हो ना। इससे एक अलग पूरा बढ़ जाएगा, पूरा बंटना शुरू हो जाएगा, पूरा देश ही बढ़ जाएगा। और जैसे उन्होंने अपने यहां किया था, उन्होंने अपने यहां जब बाल्कन वाला क्षेत्र का निर्माण हुआ तो ऐसे तो हुआ, छोटे छोटे क्षेत्रों में वहां पे बाल्कन देश का निर्माण होता है, जिनको बाल्कन देश बोलते हो आप। छोटे छोटे देशों में देश बढ़ गया। आज भारत इतना बड़ा है, 28 राज्य आपको इतने बड़े बड़े दिखते हैं। अगर ऐसे देश में ऐसे राजनेता अपने यहां नहीं होते, गांधी, सुभाष जो भी, अंबेडकर, ठीक है, ऐसे लोग, अंबेडकर भी समझदार थे तभी तो समझ गए ना, नहीं अड़िग हो जाते बात पे, नहीं को चाहिए।
तो अंबेडकर की बात सुनने के लिए तो पूरा दलित समाज पड़ा हुआ था ना, उनकी बात तो पूरा दलित समाज सुनता, जो अंबेडकर बोल देते वही दलित समाज करता। तो समझदार थे कि नहीं, उनको भी ये चीज पता थी कि नहीं अलग होने से हमारा नुकसान है, अलग होने से देश का नुकसान है, इसलिए उन्होंने गांधी जी की बात को माना ना, कैसे ही मान गए। ये भी चीजें होती वहां पे देखना पड़ता है, ठीक है। तो पृथक निर्वाचन का मतलब यही है कि जो मुस्लिम होंगे और जिस क्षेत्र में वो लड़ेंगे चुनाव, तो उनको वोट सिर्फ मुस्लिम देंगे। आज ऐसा है क्या, कोई हिंदू खड़ा है तो मुस्लिम भी वोट दे सकता है, हिंदू भी, कोई मुस्लिम खड़ा है, हिंदू खड़ा है तो मुस्लिम हिंदू सब दो, ऐसा चीज है ना। उस टाइम पे पृथक निर्वाचन का मतलब यही होता है। आज आरक्षण है, क्या है, आरक्षण, सीटों का आरक्षण है कि पंचायतों में चुनाव आएगा तो 1/3 मतलब 33% सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व होगी, उसमें सिर्फ महिला सीट होंगी, महिला ही चुनाव लड़ेंगी, उसके अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। वहां पे चुनाव लड़ने के लिए आज ये है कि सिर्फ यही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, और किसी धर्म के आधार पे नहीं अपने यहाँ वो दिया गया है, अपने यहाँ कास्ट के आधार पे, जिस आधार पे आरक्षण बात, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है ना, महिला, ऐसी सीटें आती, क्या आपने सुना हिंदू सीट, मुस्लिम सीट, ऐसी आप सुनते हो क्या? ऐसा नहीं सुनते ना, ऐसी चीजें आपके यहां नहीं है, ऐसी चीजें होती है पृथक निर्वाचन से रिलेटेड। और इनमें भी ये चीज होती है कि जो भी खड़ा होगा वोट सब देंगे, आपकी इच्छा, अगर आप एलिजिबल हो वोट देने के लिए, 18 साल पूरे हो चुके हो तो आप वोट दीजिए, नहीं दे रहे हैं तो आपका अधिकार है, वो कानूनी अधिकार है, आप दो चाहे ना दो, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं होगा कि सिर्फ इनको यही वोट देंगे। तो पृथक निर्वाचन क्या, ये चीज समझ में आई बात? अलग हो जाएंगे ना देश से, फायदा क्या होगा? अब जो उनमें जाने चीन परिचित जो ज्यादा उच्च वर्ग के मुस्लिम रहेंगे वो चुनाव जीतते जाएंगे। तो अगर उनको माइनॉरिटी में दे तो मेजॉरिटी वाले भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तुम अभी के हिसाब से देख रहे हो ना, तुम अभी के हिसाब से क्यों देख रहे हो? फिर हमेशा तो ये तो तुम लोग आज के हिसाब से देख रहे हो, यही तो बोल रहा हूं कि आज के हिसाब से मत देखो, आज ऐसा थोड़ी नहीं है। तुम हाँ 100 साल पीछे जाओ तब सोचो ये चीज, तब की बात है, 1919 100 साल पूरे पीछे जाओ, वहां पे देखो, अब वहां पे तब भारत पाकिस्तान एक है, ये भी देखो, वहां की 25 करोड़ मुस्लिम आबादी, यहाँ की 25 करोड़ मुस्लिम आबादी मिला लो, कितने हो गए? 50 से 60 करोड़ मुस्लिम, समझ रहे हो? बांग्लादेश के भी मिला लो 60 करोड़ हो जाएंगे लगभग। तब आप इस चीज को सोचो। मतलब ऐसे मान लीजिए कि उस टाइम तो अगर ऐसा नहीं कि एक से एक कैंडिडेट उठेगा, हाँ तो उठ सकते थे, तुम मान लीजिए हिंदू उठता है, मुस्लिम उठता है, मुस्लिम हाँ मुस्लिम को जो वोट देगा वो मुस्लिम ही देगा, हाँ जो हिंदू हिंदू को देगा, हाँ बिल्कुल देगा, तो हिंदू की मेजॉरिटी ज्यादा थी, हाँ तो जो सीट जीतेगा वो तो जीतने को पर है, कौन सीट जीतता है जो ज्यादा, हिंदू तो मुस्लिम को दे नहीं सकता, हाँ तो हिंदू की मेजॉरिटी ज्यादा थी तो फिर ऐसे जीतेगा। हाँ तो वही बात तो होती है, और क्या होता है, बात तो ये होती है। लेकिन जिस क्षेत्र में मुस्लिम है तो वहां पे तो हमेशा मुस्लिम ही जीतेंगे, ये भी तो बात है ना। ये तो कॉमन सेंस है, ये तो कॉमन तुमको लगाना चाहिए कि वोट जो ज्यादा पाएगा अपने हाथ हमेशा चला रहा है, बहुमत वाला प्रणाली है, जो ज्यादा वोट पाएगा वही जीत जाएगा। चलो आगे आते हैं। तो यहाँ पे क्या था, पृथक निर्वाचन आपको समझ में आ गया? पृथक निर्वाचन यहाँ पे 1919 ये 17 आया, और फिर ये एक्ट कब बनता है? 1919 में। ये इसकी बात हम लोग कर रहे थे, सिखों को भी पृथक निर्वाचन दिया गया। अब आते हैं एक नए चीज पे। 3 हो गए, अब आते हैं एक नया आंदोलन। आपको पता है कि 1918 में पहला विश्व युद्ध क्या होता है, खत्म हो जाता है। और पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद क्या होता है कि सरकार ने बोला था कि हम आपको स्वायत्त शासन की, स्वशासन की बात करेंगे, आपको स्वशासन देने का प्रयास करेंगे। स्वशासन मतलब होता है डोमिनियन स्टेटस देना, मतलब आपके ऊपर कोई रहेगा बाहरी ही, लेकिन आपको ये बोला जाएगा कि आप यहाँ पे काम करो। जैसे आपको ये बोल दिया क्लास का मॉनिटर आपको बना दिया जाएगा, लेकिन आप किसके अंडर पे हो? टीचर के अंडर पे हो ना। तो आपको स्वशासन मिल गया कि वो बच्चा क्या करेगा, क्लास को अपने अनुसार बच्चों को बैठाएगा, बोलने के लिए मना करेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन उसके ऊपर कौन रहेगा? सबसे बड़ा टीचर। इसी तरह बोला गया स्वशासन में डोमिनियन स्टेटस मतलब कि सबसे ऊपर होगी सरकार, और वो सरकार क्या होगी? ब्रिटिश सरकार, और फिर नीचे आप सरकार को चलाइए, लेकिन जब मेन मुद्दा आएगा तो ब्रिटिश सरकार आपको हस्तक्षेप करके रोक देगी। अब इतना भी अधिकार मॉनिटर को नहीं मिल जाए कुछ भी करे,
टीचर आएगा तो बोले क्यों इसको बोले आप जबरदस्ती कुछ भी, मॉनिटर तो इसका मतलब ये नहीं किसी को दो रापट मारते फिरोगे, ऐसी बातें वहां पे आएंगी। ये था डोमिनियन, स्वशासन इसको बोलते थे। और एक शब्द है स्वराज। एक शब्द क्या है? स्वराज। स्वराज मतलब होता है कि कोई हमको चाहिए नहीं अपने ऊपर, हम ही पूरा संभालेंगे, हम अपना खुद का संविधान बनाएंगे, अपना खुद का ही सारी चीजें करेंगे। कोई डोमिनियन स्टेटस, कोई स्वशासन हमको नहीं चाहिए, स्वराज चाहिए। हम खुद शासन करेंगे, खुद के ऊपर राज करेंगे, जैसे भी करना होगा वैसे हम करेंगे। ऐसी बातें स्वराज में होती है। तो यहां पे क्या बात थी ना, उत्तरदायी सरकार आई, डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर दी गई थी कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा तो हम आपको स्वशासन देने के लिए एक प्रयास करेंगे। लेकिन होता है क्या? उल्टा। उल्टा ये होता है कि 1919 में आता है एक एक्ट, एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट। कब आता है? 1919 में एक्ट आता है और एक्ट का नाम था रॉलेट। 1919 ये ना, रॉलेट एक्ट आता है। बात क्या होती है, कभी कभी फैक्ट में डेट इधर उधर हो जाती है तो मैनेज कर लिया करो और या बता दिया करो, याद दिला गया, क्योंकि टीचर यहाँ पे खड़ा होकर एक ही चीज दिमाग में नहीं चल रही होती, बहुत चीजें चल रही होती, ठीक है। तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट आता है और रॉलेट एक्ट को क्या बोला गया, इसके लिए कुछ बातें हैं। इसमें बोला गया बिना दलील, बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील, बिना अपील का एक्ट। ये ऐसा एक्ट था कि ना यहां पे आप वकील कर सकते थे, ना अपनी दलील दे सकते थे और ना कोर्ट में जाके कोई अपील कर सकते थे। ये सरकार ने इसका अर्थ निकाला, भारतीय जनता ने, राष्ट्रवादियों ने, अपने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने ये अर्थ इसका निकाला, ठीक है। और गांधी जी इस एक्ट को क्या बोलते हैं? गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। क्या कहा? काला कानून, ब्लैक लॉ बोलते इसको, काला कानून कहा। क्यों कहा? अब इस एक्ट की कुछ बातें हैं उसको भी लिख लेते हैं। इस एक्ट से प्रश्न पूछता है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट याद रखना है आपको, ये भूलना नहीं है आपको। ये दोनों स्टेटमेंट, किसने काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने कहा था। किसको बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का एक्ट बोला जाता है? रॉलेट एक्ट। कब आया था? 1919 में, ठीक है। इसमें बातें क्या थी? बातें इस एक्ट में ये थी कि सरकार, कौन सरकार? ब्रिटिश सरकार। सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति को, क्या? किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पे, किसके आधार पे? शक के आधार पे, शक के आधार पर गिरफ्तार या फिर नजर बंद कर सकती थी। इसके लिए उसे वारंट की जरूरत नहीं थी। इसके लिए उसे वारंट की जरूरत नहीं थी। समझ रहे हो ना? और जब तक चाहे तब तक, जैसे आज आप किसी को गिरफ्तार करना होता तो आपको क्या देना होता है? वारंट दिखाओ तब गिरफ्तार करो। और अगर आपने गिरफ्तार कर भी लिया तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना होता है कि आपने गिरफ्तार क्यों किया। ऐसी बातें है ना, बतानी पड़ती है। उस टाइम पे ऐसी बातें, ये एक्ट यही बोलता था, किसी को भी शक के आधार पर क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उसकी इच्छा कब तक अपने पास रखे, कब तक ना रखे, ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है, उससे कोई मतलब लेना लादना नहीं था। तो ये एक्ट था, रॉलेट एक्ट था, जो 1919 में आता है, ठीक है। जब ये एक्ट आता है तो अब इस एक्ट को लेकर के विवाद होता है। लोगों ने ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट दिए, गांधी जी भी यही चीज बोलते हैं, ये भी यही चीज बोलते हैं। फिर गांधी जी बोलते हैं कि ये अच्छी बात नहीं, हमने इतना काम किया, इतना ज्यादा काम किया आपके लिए, और आप कैसा एक्ट ला रहे हो? समझ रहे हो? आप एक्ट क्या ला रहे हो कि और हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी। आजादी तो दूसरी बात है, चलो 1917 में आपने एक घोषणा कर दी कि उत्तरदायी सरकार की बात करेंगे। उत्तरदायी सरकार की बात क्या करोगे? ये तो आपकी जिम्मेदारी है, वो तो आपको वैसे भी करना है। समझ रहे हो? वो तो आपको वैसे भी करना है।
हमको स्वशासन दीजिए, स्वराज नहीं दे रहे तो स्वशासन दे दीजिए। तो बोलेंगे ठीक है, नहीं माने। जब नहीं माने तो गांधी जी यहीं पे क्या करेंगे, एक चीज डिसाइड करेंगे। इस एक्ट के बाद 6 अप्रैल को, कब, मैं ऐसे लिखूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, 6 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बात क्या करते हैं, राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने को कहा। ठीक है, किसने कहा था, गांधी जी, कि अब हम क्या करेंगे, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। ये 1919 की बात है, 6 अप्रैल 1919, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे रॉलेट एक्ट के विरोध में। अब यहां पे हम लोग आगे आते हैं, अब आगे आते हैं, अब मैं कुछ डेट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, डेट याद रखना आपको। क्या लिखा है, एक 6 अप्रैल 1919। दूसरी डेट में क्या लिख रहा हूं, 9 अप्रैल, कहीं कहीं 10 भी मिलता है, कहीं कहीं 8 भी मिलता है, ठीक ना, 9 अप्रैल 1919। तीसरी लिखूंगा 13 अप्रैल 1919। ठीक है ना, ये 3 घटनाएं याद रहेगी। अब डेट पे आते हैं, 6 अप्रैल को क्या होगा, आंदोलन शुरू होगा। क्या होगा, 6 अप्रैल को आंदोलन शुरू, आंदोलन शुरू हुआ ना, जो गांधी जी ने बोला था, आंदोलन शुरू। और किसके लिए आंदोलन शुरू, रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में। और उसके बाद आप एक चीज ये बताओ यहां पे 9 अप्रैल को क्या होता है, पंजाब के 2 व्यक्ति थे, कौन, पंजाब के 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। किनको, सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार। क्या होते हैं, किचलू गिरफ्तार। सैफुद्दीन किचलू क्या हो जाते हैं, गिरफ्तार। कहां के थे ये, पंजाब। ठीक, अब देखो एक चीज आगे, उसके बाद इस गिरफ्तार के विरोध में जगह है अमृतसर में, वहां पे एक बाग है, बहुत बड़ा बाग था, जलियांवाला बाग, वहां पे मेला लगता था हर साल, बैसाखी के टाइम पे, बैसाख के टाइम पे एक मेला लगता था, और जलियांवाला बाग वाले जगह पे। तो मेला में क्या हो रहा था, विरोध भी हो रहा था, रॉलेट एक्ट का विरोध भी हो रहा था, और साथ ही साथ इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ भी बातें हो रही थी, वहां पे सभाएं की जा रही थी, मेला तो चल ही रहा था, क्योंकि मेले बच्चे नहीं आते हैं आंदोलन में शामिल होने के लिए, मेला भी था, तो मेले में जनता रहती है, लोग रहते हैं, तो जो राजनीतिक लोग थे उन्होंने सोचा कि यहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाए, बातें बताई जाए, ऐसी बातें चल रही थी, बिना किसी हथियार के, बिना किसी उसमें, सिर्फ साधारण सभा, नॉर्मल बैठ करके आपस में बात हो रही थी, कोई यहाँ पे हथियार लेके नहीं बैठा था, समझ रहे हो, ऐसी बातें थी। और ये कब सभा चल रही थी, 13 अप्रैल को क्या होता है, नहीं अभी रुक दो, अमृतसर में जलियांवाला बाग में विरोध हो रहा था, ठीक ना, विरोध हो रहा था, या फिर यहां पे सभा लिख सकते हो, सभाएं, ठीक है ना। और यहां पे क्या था, मेला लगा हुआ था, लिख लेना मेला। और मेला किसका था, बैसाखी का, ठीक है ना, बैसाखी का मेला। तो अमृतसर में जलियांवाला बाग में विरोध हो रहा था, और सभाएं यहां पे गठित हो रही थी। यहीं पे क्या करता है, डायर आता है, कब आता है, डायर, जर्नल डायर, और क्या करता है, गोलीबारी कर देता है। निहत्थों पे क्या करता है, निहत्थे लोगों पर फायरिंग करवा दी। ऑफिशियल 389 लोग मरे, हाँ,
परंतु 1000 से ज्यादा लोग मरे थे, ठीक ना, 1000 से ज्यादा लोग मरे थे। ये बातें थी जलियांवाला बाग तक की बातें। कहां तक की? जलियांवाला बाग तक के। सारी बातें हम इतना उसमें नहीं कर सकते हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट है वो चीज यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। 6 अप्रैल को आंदोलन शुरू होगा, 9 अप्रैल को गिरफ्तारी होगी, 13 अप्रैल को जनरल डायल क्या करेगा, जलियांवाला बाग में जो सभाएं हो रही थी वहां पे निहत्थे लोगों पर गोली चलवा देगा और यहाँ पे घटना घट जाएगी। अब इसके विरोध में बहुत सी चीजें आएंगी, बहुत सी बातें सामने उठेंगी, और वो क्या बातें रहेंगी, कैसी बातें रहेंगी, उसी के बारे में आगे हमको देखना है। अब आज इतना हम क्या करते हैं, इतना रखते हैं। और कल तो संडे, कल हम लोग क्लास नहीं ले पाएंगे, इसको अब वो कर दो, आप एंड कर दो। रुक जाओ 1 मिनट, कमेंट देख लेते हैं। सुना है ये कौन है भाई, कितना खराब पढ़ा रहे हैं, ठीक, कोई बात, कोई बात नहीं, वो 40 में जब जाते हैं वहां पे तब। हाँ